अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हम डिफरेंट एडजस्टिंग एंट्रीज को समझ चुके हैं। जैसा कि हमने प्रीपेड्स को समझा, एक्सपेंसेस को समझा, अनअर्न्ड पर हमने बात की। इसके अलावा हमने इनकम पर बात की, एक्रूड एक्सपेंस को समझा, एक्रूड इनकम को समझा। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मजीद जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें जो पहली चीज मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे वो है, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए बेटा, वैसे तो डेप्रिसिएशन पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, बहुत कुछ है इसके अंदर समझने वाला। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मतलब ये टॉपिक आपके कोर्स में डिस्कस नहीं किया जाता, राइट। लेकिन आपके जो एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज में एक एडजस्टिंग एंट्री आपसे पूछ ली जाती है। देखिए, मैं चाहूं तो आपको बस एक एडजस्टिंग एंट्री बता दूं, आपका काम बन जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने अगर थोड़ा सा भी आपको उस बात में घुमाया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी डिस्कशन तो हम नहीं कर सकते, लाजमी सी बात है, टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि मैं आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बता दूं, डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, कब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये कुछ बुनियादी बातें तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं यहां पर। अच्छा भाई, पहले अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि भाई डेप्रिसिएशन का उर्दू में मतलब क्या है, तो अगर मैं इसके डायरेक्ट उर्दू में मतलब जाऊं, जनरल मीनिंग आमतौर पे जो इसके मतलब है वो क्या है, किसी भी चीज में क्या आना, कमी आना। ठीक है, उसकी कीमत में कमी आना, उसकी वैल्यू में कमी आना, उसकी एफिशिएंसी में कमी आना। थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू में इसको हम कहते हैं फरसूदगी, राइट। तो कमी आने का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन। देखिए होता क्या है ये डेप्रिसिएशन, पहले तो हम ये समझते हैं कि किस पर चार्ज किया जाता है। बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है आपके फिक्स्ड एसेट्स पर। देखिए, एसेट्स आपके दो तरह के हैं, एक तो क्या है आपके करंट एसेट्स और दूसरे क्या है आपके फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आप जिनसे फायदा एक साल के अंदर अंदर क्या करते हैं, ले लेते हैं। या फिर हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि वो एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाएं। देखिए, मैं 1 ईयर कह रहा हूं, 1 अकाउंटिंग पीरियड नहीं कह रहा। एक साल के अंदर अंदर जिन एसेट्स से क्या हो, जो एसेट्स हमें फायदा दें, एक साल के अंदर अंदर उनमें चेंजेस आते रहें, या फिर एक साल के अंदर अंदर वो एसेट्स क्या हो जाएं, कंज्यूम होकर खत्म हो जाएं। ठीक है, या फिर वो एसेट्स जो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इस पे हमने डिटेल में बात करनी है, इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, राइट। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है आपका खास तौर पे क्या, फिक्स्ड एसेट्स। यानी फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आपको एक साल से ज्यादा अरसे तक आप उनसे क्या लेते हो, बेनिफिट्स लेते रहते हो। यानी कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं, आपने क्या भाई, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, प्लांट है, मोटर व्हीकल्स हैं, राइट। ये सारे के सारे वो एसेट्स हैं जिनको हम अपने बिजनेस में एक साल से ज्यादा अरसे और सेवरल ईयर्स तक, काफी सालों तक हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल हम अपने पास उन एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एसेट्स जो एक साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किए जा सकते हो और जो वो क्या करें, एक साल से ज्यादा अरसे तक आपको क्या करें, अपना बेनिफिट प्रोवाइड करते रहें। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो बेटा मैं वहां पर आपको डिटेल बताऊंगा, करंट एसेट्स के हवाले से भी, फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से भी, करंट लायबिलिटीज के हवाले से भी, नॉन करंट लायबिलिटीज के हवाले से भी, वहां पर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन को समझाने के लिए मुझे फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं भाई फिक्स्ड एसेट्स की, खास तौर पे बात कर रहा हूं मैं फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स मजीद जो वो दो तरह के होते हैं, एक तो हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो उस पर भी हमारा डिस्कशन नहीं है, कहीं अगर आपके सामने ये वर्ड्स आते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ना आपके कोर्स का पार्ट है। फर्स्ट ईयर में आपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर आपका डिस्कशन है ही नहीं, तो उस बात को तो बिल्कुल हटा दें।
आपने फिक्स्ड एसेट सिर्फ किनको मानना है, यहाँ फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर, आगे जाकर आपके सामने बहुत सारी बातें खुलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या मानना है कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते रहें। और मैं आपको बता दूं ये होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यानी टेंजिबल के मीनिंग वो होते हैं जो फिजिकली क्या हो, आपको फिजिकल उनकी कोई ना कोई अपीयरेंस हो, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, नजर आते हो आपको, ठीक है। भाई बिल्डिंग मुझे नजर आती है, मशीन मुझे नजर आती है, ठीक है, इक्विपमेंट मुझे नजर आता है, लैंड मुझे नजर आती है, ये सब क्या है आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब इन फिक्स्ड एसेट्स को जैसे जैसे हम क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, तो लाजमी सी बात है इन फिक्स्ड एसेट्स की एफिशिएंसी में क्या आती है, कमी आती है ना कमी। अगर मैंने मिसाल के तौर पे एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, ब्रांड न्यू कार मैंने खरीदी, ठीक है, और उस गाड़ी को अगर मैं क्या करता हूं, पहले साल जब मैं यूज करूंगा, ठीक है, पहले दिन यूज करूंगा और ड्राइव करना शुरू करूंगा, और अगर मैं कंटिन्यू उसको यूज करता रहूं तो जो मजा उस ड्राइव में मुझे पहले साल में मिलेगा, लाजमी सी बात है आगे जाकर वो क्या होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसकी एफिशिएंसी में, गाड़ी की एफिशिएंसी में क्या आती रहेगी, कमी आती रहेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट में भी उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। लेकिन बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब मार्केट में कमी, मार्केट की वैल्यू की कमी नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि मैं मार्केट में उसकी जो वैल्यू चल रही है वो कम हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं अभी बात को, ठीक है। तो अब जबकि हम गाड़ी यूज करते जाएंगे, मैं गाड़ी यूज करता जाऊंगा, तो लाजमी सी बात है कि उससे जो मुझे हासिल होने वाला बेनिफिट है, ठीक है, लाजमी सी बात है यूज करूंगा तो उससे क्या करूंगा, बेनिफिट हासिल करूंगा ना। और एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरे पास एक मशीन है और उस मशीन से क्या करता हूं मैं, जैसे टेक्सटाइल के अंदर डिफरेंट मशीनें, हम फैब्रिक कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो कपड़ा बनाऊंगा तो वो कपड़ा क्या करता हूं मैं, मार्केट में बेचता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि वो कपड़ा बनाने के लिए मुझे मशीनों की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है। अब अगर मेरे पास वो प्लांट, वो मशीनरी मौजूद ना हो तो मैं कपड़ा नहीं बना सकता, ठीक है। और अगर उस प्लांट के बगैर मैं कपड़ा बनाने की कोशिश भी करता हूं पुराने जमाने, तो खैर पुराने जमाने की बात नहीं करता, छोड़ें। अगर मैं कहूं कि भाई अब मेरे पास मशीन है, तो मशीन से मैं यूज करके उस मशीन को क्या बनाऊंगा, कपड़ा बनाऊंगा, और उस कपड़े को क्या करूंगा, मैं मार्केट में बेचूंगा। और जब मैं कपड़े को मार्केट में बेटा बेचूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगी, मुझे इनकम मिलेगी, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, इस रेवेन्यू के बढ़ने में बहुत बड़ा रोल किसका है, उस मशीनरी का है, ठीक है। क्योंकि उस मशीनरी को मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, और उस मशीनरी को यूज करने से क्या, यूज करके ही मैं क्या कर रहा हूं, ये रेवेन्यू कमा पा रहा हूं। अगर मैं ये मशीनरी यूज ना करूं तो यकीनन वो रेवेन्यू भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, जो फैब्रिक में बना रहा हूं, जो कपड़ा में बना रहा हूं, वो मशीनों को इस्तेमाल करके ही तो बना रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि भाई अगर मैंने मशीनों को इस्तेमाल किया है, उससे बेनिफिट लिया है, और वो बेनिफिट की शक्ल में मिला है, इनकम की शक्ल में मिला है, तो उस इनकम के साथ मुझे क्या करना होगा, उस मशीन को जितना मैंने यूज कर लिया, ठीक है, मशीन को जितना मैंने यूज कर लिया, तो एसेट का वो हिस्सा, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, एक्सपेंस की डेफिनेशन बताई थी कि एसेट का वो हिस्सा जो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, जिससे हम बेनिफिट ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंस कहते हैं। मैंने बोतल की एग्जांपल देकर समझाई थी बात आपको, ठीक है। तो क्या था यहां पर कि भाई मशीन मैंने यूज की, लाजमी सी बात है मैं मशीन यूज करूंगा, कपड़ा बनाऊंगा, उसको मार्केट में बेचूंगा, तो एसेट क्या होगा, एसेट मेरा यूज हो रहा है, तो जितना मैं एसेट यूज कर लूंगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सपेंस कहते हैं, और उस एक्सपेंस का नाम है बेटा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बेटा मैचिंग प्रिंसिपल है बेसिकली ये एक मैचिंग प्रिंसिपल। आपसे ये कहता है कि एक पीरियड है आपका, मिसाल के तौर पे पीरियड स्टार्ट होता है कहां से, जनवरी 1 से, और खत्म होता है कहां पर, दिसंबर 31। ये एक पीरियड है। कहता है इस पीरियड के दौरान, इसी पीरियड के दौरान तुम जितनी भी इनकम क्या करोगे, कमाओगे, और इसी पीरियड के दौरान जितना भी तुम क्या करोगे, खर्चे करोगे, यानी एक्सपेंसेस करोगे, वो सेम पीरियड के होने चाहिए। ऐसा नहीं करना तुमने
कि 2017 की इनकम को तुम कंपेयर करने बैठे हो 2016 के एक्सपेंसेस के साथ। नहीं, आप क्या करोगे, 2017 की इनकम होगी और 2017 के ही क्या होंगे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे। इसी पीरियड के दौरान तुम जितनी भी इनकम क्या करोगे, कमाओगे, और इसी पीरियड के दौरान जितना भी तुम क्या करोगे, खर्चे करोगे, यानी एक्सपेंसेस करोगे, वो सेम पीरियड के होने चाहिए। ऐसा नहीं करना तुमने कि 2017 की इनकम को तुम कंपेयर करने बैठे हो 2016 के एक्सपेंसेस के साथ। नहीं, आप क्या करोगे, 2017 की इनकम होगी और 2017 के ही क्या होंगे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे। अब आप मुझे यह बताओ कि अगर मैंने एक मशीन खरीदी, अब एग्जांपल दे रहा हूं मैंने अगर एक मशीन खरीदी, कितने की खरीदी, मैंने खरीदी भाई 1 लाख रुपए की, और मैंने कहा कि भाई ये मशीन मेरे पास चलेगी 5 साल, 5 इयर्स। तो अगर मैं क्या करूं, ये खरीदी है, मैंने डेट भी लिख देता हूं मैं यहां पर, मिसाल के तौर पे ये मैंने खरीदी जनवरी की 1 तारीख 2017 पर। इसका मतलब कि मैं इस मशीन को अपने पास कब तक रखूंगा, 5 साल तक रखूंगा, और 5 साल तक मुझे इससे क्या मिलता रहेगा, बेनिफिट मिलता रहेगा, और मैं अपनी इनकम जनरेट करता रहूंगा। देखो भाई, होगा क्या अगर मैं ये करूं कि ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का एक्सपेंस इस पीरियड पे चार्ज कर लूं। किस पीरियड पे, आपने कहा भाई आपका पीरियड कब से कब तक होता है, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक। तो मेरा अगर 2017 की पीरियड की बात करूंगा तो वो कब से कब तक होगा, आपने कहा जनवरी 1 2017 से लेकर और दिसंबर 31 2017 तक। तो बेटा अगर मैं क्या करूं, मैं इस 1 लाख को पूरा का पूरा एक्सपेंस चार्ज कर लूं, एक्सपेंस कह दूं सिर्फ इसी पीरियड का, तो आप मुझे बताओ क्या ये करना सही होगा या गलत होगा? यकीनन ये करना गलत होगा। सही क्यों नहीं है ये करना? ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि तुमने जिस पीरियड में उसको जितना इस्तेमाल करके उससे रेवेन्यू कमाया, तो उसी पीरियड का एक्सपेंस उसके साथ क्या करो, मैच करो, ताकि तुम अपने बिजनेस का बेटा सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। आपने कहा भाई कैसे कह रहे हैं कि भाई ये जो सेम पीरियड का अगर नहीं है एक्सपेंस, आपने कैसे कहा भाई 1 लाख अगर पूरा एक्सपेंस कह देता हूं तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये पीरियड सेम पीरियड का नहीं है? भाई ये मशीन कितने साल इस्तेमाल होगी? आपने कहा भाई 5 साल इस्तेमाल होगी। तो अगर मैं ये 1 लाख का एक्सपेंस पूरा का पूरा पहले साल के ऊपर चार्ज कर देता हूं, तो बाकी 4 सालों पर क्या करूंगा? क्योंकि इस्तेमाल तो बाकी 4 सालों में भी करूंगा ना, तो 4 सालों में भी तो उससे बेनिफिट लूंगा, बाकी के 4 सालों में भी तो मेरी इनकम होगी। तो उस इनकम के साथ कौन सा एक्सपेंस में क्या करूंगा, मैच करूंगा। आ रही है बात समझ आपको? तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 लाख रुपए की कॉस्ट को मुझे 5 सालों पर क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर साल का जो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 20,000। तो क्या करूंगा, पहले साल पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, 20,000। फिर दूसरे साल यानी 2018 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, 20,000। यानी कि मैं यहां पर क्या मानकर चल रहा हूं कि इस मशीन का 20,000 रुपए का हिस्सा मैंने पहले साल क्या कर लिया, इस्तेमाल करके अपना रेवेन्यू कमाया, अपनी इनकम कमाई, आसान लफ्जों में। ठीक है, तो 20,000 क्या हो गया, मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गई यहां तक के बात? अच्छा, यहां तक बात समझ आ चुकी है, तो हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, आपके पास एक अकाउंट होता है आपके पास जिसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर, चले यहां लिख देता हूं, जिसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए बेटा, अकाउंटिंग का एक और प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग का एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो क्या है, उसको हम कहते हैं, इस बात को समझाने जा रहा हूं। अकाउंटिंग का एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए बेटा,
अगर मैंने आज जनवरी 1 2017 पर ये मशीन खरीदी है, कितनी? 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख की यकीनन मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम पूरे 5 साल अगर तुम इसको इस्तेमाल करोगे इस मशीन को, तो ये 5 सालों तक तुम्हारे पास कितना, किस पे रिकॉर्ड रहनी चाहिए? ये कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहनी चाहिए, यानी 1 लाख ही रिकॉर्ड रहे। हम ये नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं 20,000 और 20,000 से मशीन को क्या कर दूं, खत्म कर दूं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मशीन अकाउंट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जैसे एंट्री अगर मैं बनाऊंगा, मशीन की खरीदने की एंट्री बनाऊंगा, तो एंट्री तो आप लोगों को बनाना आती है। कैसे बनाएंगे आप? आपने कहा भाई मशीन डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे, यानी मशीन डेबिट हो गया कितने से? 1 लाख से। अब ये जब तक मेरे पास रहेगी मशीन, अगर मैं बीच में बेच भी दूं तो बेचने तक, तब तक आपके पास ये मशीन 1 लाख पे ही रिकॉर्ड रहेगी। इस 1 लाख को हम नहीं छेड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब आपने कहा कि सर ठीक है, आपने बताया कि आप इस पे हर साल का 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, तो फिर उसके बदले क्रेडिट क्या करें? आप मना कर रहे हैं कि मशीन को क्रेडिट नहीं करना, तो फिर आप क्या करेंगे भाई? एक अकाउंट वहां पर ओपन करेंगे। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि उस अकाउंट के अंदर आप सारा का सारा डेप्रिसिएशन क्या करते रहेंगे? जमा करते रहेंगे। आ रही है बात समझ? तो क्या होगा? जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो 5 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे तो आप बोलोगे भाई कि इस अकाउंट के अंदर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर टोटल कितना डेप्रिसिएशन आ चुका होगा? आपने कहा भाई जितनी इसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन इसके अंदर आ चुका होगा। तो आप हर साल जो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो क्या बनाएंगे? आपने कहा वो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है भाई। तो क्या होगा इससे? आपने कहा भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ता है, तो कहां रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है बेटा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। मैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स आप लोगों को बता चुका हूं, जैसे मैंने परचेज रिटर्न बताया था, सेल रिटर्न बताया था। तो ये कौन सा है आपका भाई? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? उलट अकाउंट। एसेट कहां बढ़ता है? डेबिट पर बढ़ता है। तो उसका उल्टा अकाउंट कहां बढ़ेगा? क्रेडिट पर बढ़ेगा। इस वजह से मैं कहां बढ़ा रहा हूं? इसको क्रेडिट साइड पर बढ़ा रहा हूं। तो एंट्री क्या पास हो गई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। होगा क्या कि मैं इसको पहले एंट्री बनाऊंगा कितने से भाई? 20,000 रुपए से पहले साल, ठीक है। किस तारीख पर? दिसंबर की 31 तारीख 2017 पर। फिर अगले साल दिसंबर 31 2018 पर फिर यही एंट्री बनाऊंगा। फिर दिसंबर 31 2019 पर फिर यही एंट्री बनाऊंगा। 3 साल हो गए। फिर दिसंबर 31 2020 पर फिर ये एंट्री बनाऊंगा। 4 साल हो गए। फिर दिसंबर 31 2021 पर फिर ये एंट्री बनाऊंगा। कितने हो गए? 5 साल। तो इस तरह देखें क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता रहेगा? क्रेडिट होता रहेगा। तो इसमें क्या होता रहेगा? 20,000 जमा होता रहेगा, क्योंकि क्रेडिट हुआ इस साल, अगले साल फिर क्रेडिट हुआ, उससे अगले साल फिर क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट होते होते क्या होता रहेगा? इसके अंदर डेप्रिसिएशन जमा होता रहेगा। बेसिकली आपने ये एंट्री बनानी थी। इस एंट्री को समझाने के लिए बेटा मैंने आपसे इतनी लंबी बात की है, और मेरा मकसद ये है कि आप कुछ बात भी समझ पाए अगर इससे, तो आगे के लिए आपके लिए क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई। तो यह है आपका डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। आपने एंट्री हमेशा यही पास करनी है। आपके पास आएगी एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है भाई। तो अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा बैड डेट्स के हवाले से कि बैड डेट्स क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।